संख्या है जो आने वाले सभी 3 क्रमागत सम संख्याओं को ये पक्का है जरूर से जरूर काट सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि आगे कर लेते हैं 4 गुणे 6 गुणे 8 को, क्या इसको काट सकता है? बिल्कुल ये काट सकता है। देखिए 4 गुणे 6 गुणे 8 में 24 ऑलरेडी है, 6 चौके 24 कट सकता है। आप कहेंगे सर तो फिर हम ये वैल्यू काहे नहीं ले रहे हैं, ये काहे नहीं ले रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जो सभी को काट सके, जितने भी सम संख्या हो 3 अंकों का, तो इसमें सबसे छोटा नंबर लेंगे, ये आने वाले सभी संख्याओं को काट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न एक और है, ध्यान से समझिए, देखिए और बताइए क्या होगा। प्रश्न क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव किससे विभाज्य होता है? लगातार आपको 5 संख्या लेनी है और बताना है कि उनका गुणनफल सदैव किनसे कटेगा। ऐसी कौन सी नंबर है जिसको लगातार 5 संख्याएं सदैव काट सकती हैं? तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी लगातार 5 संख्याएं लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, आपने लगातार 5 संख्याएं लिया है, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा सर इसको ही क्यों, हम 2 से लेते हैं, 2 3 4 5 6, अभी भी मैंने लिया। आपके दिमाग से इतना नहीं, और थोड़ा आगे बढ़िए, मैं ऐसे लेता हूं 5 6 7 8 9, 5 हो गया कि नहीं? अब आपके दिमाग में सर 6 से लीजिए, 6 से लिया, 6 7 8 9 10, लगातार 5 संख्या यही है। अगर इनको बड़ा ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है इनका गुणनफल ना, तो गुणा कितनों कर दीजिए, इन सभी के गुणनफल में एक नंबर जरूर बन रहा है, वो है 5। आप कहेंगे सर इसमें देखो, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, कहेंगे सर इसमें तो नहीं बन रहा, लेकिन इसके गुणनखंड में 10 है ना, तो 10 का फैक्टर 5 जरूर है। तो कभी भी लगातार अगर आप 5 संख्याएं लेते हैं तो उसके गुणनफल में कोई और फैक्टर बने चाहे ना बने, 5 जरूर बनता है। अगर 5 बन रहा है तो इसका मतलब ये पूरा गुणनफल नंबर 5 से विभाजित होगा। एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न था। एक बार जल्दी से बताएं कि क्या ये समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत भाई? जितने भी लोग हैं एक बार थोड़ा क्लास को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। हाँ भाई, बिना देखे पिछला क्लास देखे अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं ये सब मैंने पूरी चीजें डिटेल में पिछले क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। देखिए कह रहा है किसी भी पूर्णांक यक्ष के लिए, देखिए यक्ष का मान कुछ भी हो, यहाँ ये है किसी भी पूर्णांक के लिए प्रत्येक जो विषम पूर्णांक होता है इसका रूट किसमें होगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में यही सब चीजें आ रही होंगी सर सम विषम आ रहा है, ये होता क्या? तो चलिए मैं इसी में अब आपको चर्चा कर दे रहा हूं। देखिए पिछले बार हमने जो क्लास लिया था उसमें मैंने आपको ये सारे वर्गीकरण के साथ मैं प्राकृतिक संख्या तक पहुंचा दिया था। अब आज मैं आपको प्राकृतिक संख्याओं का पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, जो पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण। सही है, तो यहां पर हम नंबर ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होता है भाई? प्राकृतिक संख्या तो याद रखें, प्राकृतिक संख्या शुरुआत कहां से होता है? 1 2 3 4, मतलब 1 से शुरुआत होता है और जाता कहां तक है? पूरा ऐसे पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक। यही है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या आवाज सब क्लियर है, एकदम प्रॉपर सुनाई दे रहा है?
चलिए, प्राकृतिक संख्या में देखिए जो हम सबसे पहले आपको नंबर बताना चाहेंगे, इसमें हम सबसे पहले बताना चाहेंगे आपको सम संख्या। क्या बताना चाहेंगे भाई? सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है सम संख्या? तो जितना परिभाषा बोलेंगे बस एक लाइन में ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जो एग्जैक्टली किससे कटे? तो दो से विभाजित, दो से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। सही ना? ऐसी संख्या जो एग्जैक्टली दो से विभाजित हो जाए। सही है। तो जो एग्जैक्टली दो से विभाजित हो जाए वही क्या है? आपकी सम संख्या है, इवन नंबर है। मैं अगर आपसे पूछूं कि तो बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो देखिए सम संख्या में दो एक ऐसी नंबर है जो दो से विभाजित हो जाती है। अगला क्या है? 4 है। अगला क्या है? 6 है। अगला क्या है? 8 है। डॉट 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 डॉट। इस तरह से आपके बहुत सारे नंबर सम संख्या होते हैं। सही है। अब दिमाग में आता है सर सम संख्या के लिए आप बताएं क्या जीरो सम संख्या नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, मैं प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा हूं। प्राकृतिक संख्याओं को अगर मैं बांटूंगा तो प्राकृतिक संख्या शुरुआत तो 1 से होती है ना, तो इसलिए मैं यहां से लिया। लेकिन याद रखें जीरो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या के रूल को पूरी तरह से फॉलो करती है, इसलिए जीरो भी आपकी क्या है? एक सम संख्या है। यहां मैं थोड़ा इनको अलग कलर से कर दे रहा हूं क्योंकि यहां बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सही है ना? नमस्ते भाई, नमस्ते दीपू। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार क्वेश्चन आता है ऐसी संख्या बताएं जो सम संख्या तो है, ऐसी संख्या बताएं जो सम संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। कई बार यह प्रश्न आया हुआ है, ऐसी संख्या बताएं जो सम संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 0। क्या होगा? 0। ठीक है। अच्छा, कई बार ये भी आता है सर तब तो अगर ये प्राकृतिक संख्या का भाग है तो अगर मैं पूछूं -8 सम संख्या है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा 8 आपका सम संख्या जरूर है, लेकिन -8 जो है वो एग्जैक्टली प्राकृतिक संख्या में सम संख्या के अंतर्गत नहीं आती। ये इसको बोलेंगे हम ऋणात्मक सम संख्या। क्या कहेंगे? ऋणात्मक सम संख्या। ऋणात्मक सम संख्या यानी कि कोई ऐसा इवन नंबर हो जो 2 से एग्जैक्टली जरूर कटे लेकिन माइनस में हो, तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, लेकिन हाँ ऋणात्मक सम संख्या जरूर होती है। तो ये हो गया आपका सम संख्या। अब ध्यान से समझिए, एक अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 0। सब एक अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? 8। ठीक है, इस तरह से आप इन चीजों को याद रखेंगे फैक्ट के रूप में। चलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि n क्या है? कोई पूर्णांक है। n क्या है? कोई पूर्णांक है, अर्थात n का मान कुछ भी हो सकता है इंटीजर के थ्रू। n अगर पूर्णांक है तो हम इसको सम संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं 2n के रूप में। 2n के रूप में आप n का मान यहां कुछ भी रख दीजिए, n का मान 0 रखिए, n का मान 1 रखिए, n का मान 2 रखिए, ये जो पूरा वैल्यू आएगा ना, ये हमेशा किसके रूप में आएगा? सम संख्या के रूप में आएगा। तो सम संख्या को इन शॉर्ट फॉर्म में आप 2n के रूप में लिखते हैं। तो चलिए अब दूसरा आंसर देखिए, दूसरा है विषम संख्या। दूसरा क्या है? विषम संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। विषम संख्या क्या है? तो ध्यान से समझिएगा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी दैट नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। सही है। ऐसी संख्या जो एग्जैक्टली 2 से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं भाई? विषम संख्या कहते हैं। प्रॉपर दिख रहा है सभी को?
किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो ऐसी नंबर या ऐसी संख्या जो जो 2 से एग्जैक्टली विभाजित ना हो। सही है भाई। जैसे 1, ठीक है, 1 2 से कटता है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं पूछूं 2 तो 2 एक सम संख्या। अगर मैं कहूं 3 तो 3 आपका एक विषम संख्या है। 5 एक विषम संख्या है। 7 एक विषम संख्या है। ऐसे चल करके आपके बहुत सारे नंबर आते रहते हैं जो कि विषम संख्या में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसको इन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? देखिए, कोई भी अगर हम सम संख्या ले लें तो ध्यान से देखिए, अगर किसी भी सम संख्या में अगर हम एक जोड़ दें, किसी भी सम संख्या में, चाहे 0 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 1 बनेगा। अगर मैं 2 में 1 जोड़ूंगा तो 2 में 1 जोड़ूंगा 3 बन जाएगा। 3 क्या है? विषम संख्या। 4 में 1 जोड़ूंगा 5 बन जाएगा, विषम संख्या। चाहे तो मैं किसी भी नंबर में 1 जोड़ दूं, कौन से नंबर में? सम संख्या में। चाहे तो मैं किसी सम संख्या में 1 जोड़ दूं, चाहे तो मैं किसी सम संख्या में 1 घटा भी दूं, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? एक विषम संख्या। देखिए, अगर मैं कहूं इसमें से 1 घटा दीजिए, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। देखो, ये 2n क्या है? सम संख्या। अगर हम इसे प्लस माइनस 1 के रूप में भी कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखें कि हर लगातार सम संख्याओं के बीच हमेशा 2-2 का गैप होता है। लगातार विषम संख्याओं के बीच हमेशा 2-2 का गैप होता है। इसका मतलब यह है कि यदि एक सम संख्या x है तो जस्ट अगली सम संख्या क्या होगी? x प्लस 2 होगी। उसके जस्ट अगली सम संख्या क्या होगी? इसमें भी प्लस 2 जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 4 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं, सर मान लीजिए y एक विषम संख्या है, y क्या है? एक विषम संख्या है, तो आप बताएं कि इसके जस्ट आगे वाली विषम संख्या क्या होगी? तो भाई, अगर ये एक विषम संख्या है तो यहां भी 2-2 का ही गैप चल रहा है, तो अगली विषम संख्या होगी y प्लस 2। इसके जस्ट आगे विषम संख्या क्या होगी? वो भी प्लस 2 जुड़ जाएगा, तो y प्लस 4। तो इस तरह से आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग भी ना थोड़ा सा क्लास में एक्टिव रहा करें। चलिए भाई, तो सम विषम को हमने किया क्लियर। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब सम संख्या और विषम संख्या खत्म हो गई तो अगली जो नंबर आने वाली है वो किसका आने वाला है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में पहला हो गया सम संख्या और दूसरा हो गया विषम संख्या। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। भाज्य संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या जिसके जिसके 2 से, ये वाला नहीं बल्कि ऐसे लिख दे, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अधिक गुणनखंड इसको जानते हैं क्या कहते हैं इंग्लिश में? फैक्टर होते हैं।
आपको समझाने के लिए मैं एक शब्द ले रहा हूं। मैं फैक्टर को अक्सर बच्चे के नाम से बोलता हूं। बच्चा मतलब अगर कोई, देखिए अब फैक्टर क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 के क्या क्या फैक्टर हैं, तो फैक्टर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। फैक्टर, मैं गुणनखंड को पहले समझाना चाहता हूं आपको, फैक्टर क्या है। तो 12 का फैक्टर क्या है, तो वे सारे नंबर्स, वे सारी संख्याएं जो 12 को एग्जैक्टली काट सकती हैं, वो सभी के सभी 12 के गुणनखंड हैं। तो वे सभी संख्याएं जो 12 को एग्जैक्टली काट सकती हैं, वो सभी के सभी 12 के फैक्टर हैं। बताओ, एक काट सकता है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ सर, तो 12 का एक एक फैक्टर है। दो काट सकता है कि नहीं, दो भी काट सकता है। तीन भी 12 को काट सकता है, चार भी काट सकता है। बताएं क्या पांच काट सकता है, नहीं, तो पांच इनका फैक्टर नहीं। अगला कौन है, छह है। अब छह के बाद इनको काटने वाला एक नंबर और है, वो ये खुद है। तो ये किसके फैक्टर्स हैं, किसके गुणनखंड है, 12 के गुणनखंड है। तो गुणनखंड को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। जब आप अगले चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा सर गुणनखंड को पहचानना। अगर मैं आपसे पूछूं 16 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, सॉरी 16 का, एक बार जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखे 16 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, जल्दी लिखे भाई। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें कि 16 का कौन कौन गुणनखंड हो सकता है, जल्दी से। जल्दी से बताएं 16 का गुणनखंड कौन कौन सी नंबर हो सकती है। एक, दो, चार, आठ, 16, बहुत बढ़िया स्वतंत्र, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी। तो 16 का हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, और कौन काट सकता है भाई इसको, चार काट सकता है, और आठ काट सकता है, और 16 इट सेल्फ काट सकता है। यानी ये दो चीजें बड़े कॉमन होते हैं क्या, एक तो हर एक संख्या का गुणनखंड एक होता है, और एक तो वो संख्या खुद होती है। ये दो गुणनखंड तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी नंबर में कि ना हो। ठीक, तो ये बड़े कॉमन है, इनको हम कहेंगे कि ये सभी के सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो यही बस शब्द है भाज्य संख्या का। अब कई बार बच्चों के दिमाग में आता है सर जो दूसरों से भी कटे वही भाज्य संख्या है। तो देखिए कई बार ये सब परिभाषाएं असफल हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए ये बात एग्जैक्ट ध्यान दे, जितना आपको बताया जा रहा है बस उतना ही उनका परिभाषा है। तो इसमें बताओ 16 भाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप बोलेंगे सर है। 12 है कि नहीं, 12 ये भी है। हम पूछे 10 है, तो देखो 10 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं, एक, दो, पांच, 10 इटसेल्फ इसके चार गुणनखंड है, तो दो से अधिक गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है, ये भी भाज्य संख्या है। मैं पूछूं 20, ये भी भाज्य संख्या है। अगर मैं पूछूं बताओ भैया 15 है कि नहीं, तो आप बोलेंगे सर ये भी है। कैसे, एक, तीन, पांच, 15, चार गुणनखंड है, इसलिए ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए एक आप और बताइए, 17 भाज्य संख्या है कि नहीं, 17 भाज्य संख्या है कि नहीं, जल्दी एक बार बताएं। 17, तो 17 कोई भाज्य संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका केवल दो ही गुणनखंड है, एक है एक और एक है 17। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, जरा एक बार सोच करके आंसर दीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, जल्दी बताएंगे भाई। सबसे छोटी भाज्य संख्या, बहुत बढ़िया, टू। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, टू। अब सोचो जरा आप, टू सबसे छोटी भाज्य संख्या हो सकती है, इसके कितने गुणनखंड हैं, आप बोलेंगे सर एक है, दो है, और कोई इसका गुणनखंड है,
सोचिए, और कोई इसका गुणनखंड है? नहीं। मैंने कहा था भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तभी वो भाज्य संख्या होगा। इसका मतलब 2 कोई भाज्य संख्या नहीं है। 2 कोई भाज्य संख्या है ही नहीं। आप छोटी की बात कहां से कर रहे हैं? ठीक है भाई। तो सबसे देखो, 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, फिर 3 मैं पूछूं, अरे 3 के भी 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 3, और कोई नहीं होता। इसका मतलब 3 भी नहीं है। तो फिर कौन है? 4 है। बहुत बढ़िया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। इसके बाद क्या है? इसके बाद 6 है। 6 के बाद क्या है? 8 है। 8 के बाद क्या है? 9 है। 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, फिर डॉट डॉट डॉट। समझ में आई कि नहीं भाई? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। अब मेरे प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताएं जल्दी से। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जल्दी से कमेंट में बताएं, जल्दी जल्दी। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट अगर कंपोजिट नंबर कहेगा, कंपोजिट नंबर कहेगा तो क्या है भैया? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। सही है। अगर मैं पूछूं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट के बाद यहां पर ऐसे भी लगा दूं इवन, इवन कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, तो भी क्या होगा बताएं? तो भी ये वही होगा 4। लेकिन अगर मैं पूछ लूं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, ऑड यानी विषम कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर क्या होगा? जल्दी से बताएं। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या देख लीजिए भाई, फिर से गलत आंसर आ रहा है आप लोगों का। 3 विषम जरूर है लेकिन भाज्य नहीं है। मैंने आपसे बोला है विषम भाज्य। विषम भाज्य सबसे स्मॉलेस्ट विषम भाज्य देखिए कौन है? 9 है। कौन सी संख्या है? 9 है। ठीक, एग्जैक्ट आंसर बोला करें। सबसे स्मॉलेस्ट विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है। देखिए ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई 7, 7 को देखिए क्या वो भाज्य संख्या है? सोच समझ के आंसर दिया कीजिए बाबू लोग, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, अगर मैं पूछूं कि एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9 है, एक अंक की सबसे बड़ी सम भाज्य संख्या, तो वो होगा 8। क्या होगा? 8। सही है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब उम्मीद है कि आप भाज्य संख्या समझ गए होंगे। तो चौथी नंबर आपके सामने आ रही है अभाज्य संख्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो चौथी नंबर की जो संख्या है उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो समझते हैं कि क्या है प्राइम नंबर। आर यू रेडी? चलिए, अभाज्य संख्या को समझते हैं। इसको हम लेते हैं अगले पेज पर। तो अब हम समझने वाले हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या है? चलिए ध्यान से समझिए अभाज्य संख्या क्या है। तो हम जितना परिभाषा बोलेंगे बस उतना ही है। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो
या जिसके जिसके केवल और केवल केवल यानी एग्जैक्ट एग्जैक्ट दो गुणनखंड हो। केवल कितने गुणनखंड हो भाई? केवल दो गुणनखंड हो। सही है, ना तो कम ना तो ज्यादा। तो एक बार जल्दी से आप बताएं, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एग्जैक्ट दो गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इस शब्द का कोई दूसरा परिभाषा आप ना रटें, सबसे अच्छा परिभाषा यही है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं पूछूं कि सर तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बताइए, एक एक क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं, एक बार जल्दी से बताएं। एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो ध्यान समझिए, एक के कितने बच्चे होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं? एक तो एक होता है, दूसरा क्या होता है? कुछ नहीं होता। दूसरा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो क्या इसके दो गुणनखंड है? नहीं। इसीलिए एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं पूछूं, जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं, बताएं दो। तो देखिए, दो के दो गुणनखंड होते हैं, एक ठो एक होता है, एक ठो दो होता है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है। अगली नंबर की बात करते हैं, तीन। तो बताओ, तीन के भी दो गुणनखंड होते हैं, एक और तीन। तो इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं तीन के बाद चार बताइए, चार। तो देखिए, चार के तो एक होता है, दो होता है, चार होता है। मतलब इसके दो से अधिक गुणनखंड हो गए। अगर दो से अधिक गुणनखंड हुए तो ये प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। सही है। तो इसमें देखिए, आपका संख्या क्या हो? प्राइम नंबर में दो हो गया, तीन हो गया, इसके बाद देखो पांच भी हो जाएगा। पांच के बाद छह होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक है, दो है, तीन है, छह है, उसके तो दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए। पांच होगा, सात होगा। अगर मैं आपसे पूछूं नौ होगा? नौ। तो देखिए, नौ के एक होता है, तीन होता है, नौ होता है। तो ऑलरेडी इसके तीन गुणनखंड होगा, इसलिए नौ भी नहीं होगा। तो कौन कौन होगा? दो, तीन, पांच, सात। दो, तीन, पांच, सात। बहुत बढ़िया। एक नहीं होगा भाई, एक नहीं होगा। और पांच छोड़ दिए आप, ध्यान से समझ लीजिए। दो, तीन, पांच, सात। अगला नौ नहीं होगा। दस होगा? दस भी नहीं होगा, दस भी कटता है किसी से, कई सारे गुणनखंड बनेंगे। दस नहीं होगा। ग्यारह होगा? जी हाँ, ग्यारह होगा। क्यों? क्योंकि ये एक से कटता है और ग्यारह से कटता है, इनके अलावा ये किसी से नहीं कटता। तो ग्यारह हो सकता है। अगला नंबर क्या हो सकता है भाई? बारह? बिल्कुल नहीं। तेरह हो सकता है, तो तेरह है। अगला क्या है? तेरह के बाद चौदह नहीं हो सकता, पंद्रह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई तीन पांच से कटता है, बहुत सारे गुणनखंड होंगे। पंद्रह नहीं होगा, सोलह नहीं होगा, सत्रह हो सकता है, अठारह नहीं होगा, उन्नीस हो सकता है, बीस नहीं होगा, इक्कीस नहीं होगा, बाईस नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? तेईस होगा। तेईस नहीं के बाद फिर चौबीस नहीं होगा, पच्चीस नहीं होगा, छब्बीस नहीं होगा, सत्ताईस नहीं होगा, अट्ठाईस नहीं होगा, फिर क्या होगा? उनतीस। उनतीस का तीस नहीं होगा, इकतीस होगा। इकतीस। इकतीस का बत्तीस नहीं, तैतीस नहीं, चौतीस नहीं, पैंतीस नहीं, छत्तीस नहीं। अब सीधे क्या आएगा? सैतीस आएगा। सैतीस के बाद अगला नंबर क्या आएगा? सैतीस। अड़तीस नहीं होगा, उनतालीस नहीं होगा, चालीस
चलिए भाई, एक बार आप जल्दी क्लियर कर दीजिए, आवाज आ रही है? ओके भाई, अब कुछ मैं फैक्ट बात बताने जा रहा हूं, एक बार क्लियर करिए, आवाज क्लियर है? अब हम लोग कुछ फैक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्ट देखिए, पूरे अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही सम अभाज्य संख्या है, वो कौन है? 2। इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उस पूरे संख्याओं में केवल एक ही संख्या है जो सम संख्या है, वो क्या है? 2। ये इसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे कुछ प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब और आगे देखिए। ठीक, तो केवल एक मात्र सम संख्या है, कौन सी? 2, अन्यथा सभी के सभी क्या है? विषम संख्या है। इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? तो देखिए, इनको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कॉमन चीज देख सकते हैं आप। क्या? देखिए, 3 को मैं छोड़ देता हूं यहां से। देखिए, 5 के बाद 2 7, 7 के बाद 4 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 4 17, 17 के बाद 2 19, 19 के बाद 4 23, 23 के बाद 2 29, 29 के बाद 4 31, 31 के बाद 2 31 के बाद देखिए यहाँ कितने का अंतर आ गया? सीधे 6 का गैप आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ है कि जितनी अभाज्य संख्याएं हैं आपके सामने, उनको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होता, इसलिए मैं बाद में बताऊंगा उसको। सबसे फैक्ट बातें ध्यान दीजिए कि केवल ओनली वन इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन सी है? 2। सही ना? केवल एक ही सम संख्या है जो अभाज्य होगी, वो क्या है? 2। अगर सबसे छोटी सब अभाज्य संख्या पूछेंगे तो भी 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछेंगे तो 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछेंगे तो 3, नॉर्मल पूछेंगे तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य पूछेंगे 2, सम अभाज्य संख्या बताइए तो भी 2, और कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं हो सकती। ठीक है, तो और हम आगे चल रहे हैं। सबसे एक ही मात्रा है जो वन इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर वो है 2। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है 3। ग्रेटेस्ट यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो प्राइम नंबर हो एक नंबर की, वो 7 है। तब कुछ चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, सबसे सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी भाई? आप बोलेंगे सर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या वो भी क्या होगी? वो होगी 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या क्या होगी भाई? तो आप बोलेंगे सर 3 होगी। ठीक, ये 3 फैक्ट बातें हो गई। अब कुछ बातें और देखिए, एक अंकों की, कितने अंकों की? एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर ये होगी 2। एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर 7। क्या होगी? 7 होगी। ये एज इट इज फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। अब आते हैं 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताएं क्या होगा? ये होगा 11। क्या होगा भाई? 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या होता है? 97 होता है, जो 2 अंकों की
चलिए आगे देखते हैं भाई। अगर मैं पूछूं तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो ये बात ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा वो होगा 109। क्या होगा? 109। अगर मैं पूछूं 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताएं। बड़ी अभाज्य संख्या बताएं तो याद रखें ये होता है 997। क्या होता है? 997। इसको याद रखेंगे भाई। 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, बड़ी अभाज्य संख्या 7। अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा? आपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्लियर नहीं दिख रहा, सब कुछ क्लियर तो है। वीडियो की क्वालिटी एक बार बढ़ा लीजिए। अच्छा अगर फेस क्लियर नहीं दिख रहा तो उसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है ना। बाकी बोर्ड पर देखें एकदम क्लियर दिख रहा होगा। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं क्या होगा? अभाज्य संख्या क्या होगा? 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो याद रखना 1007। क्या होता है? 1007। ठीक है भाई। 1007। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अरे भाई यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। 1 मिनट वेट करे। 1 मिनट। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 101 और सबसे बड़ी होता है 997। 4 अंकों की सबसे छोटी होता है 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 1009। ठीक है। अब अगला आता है 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973 होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है भाई? सही है। तो ये चीजें आपको एज इट इज याद रखनी है। अभी और भी बहुत सारी चीजें फैक्ट हैं जो आपको प्राइम नंबर से याद रखने हैं, जिसको मैं जस्ट आगे बताने वाला हूं। आर यू रेडी? चलिए अब कुछ और फैक्ट बातें हैं जिसको मैं यहां लिख रहा हूं। अच्छा एक बार जल्दी से बता दें, क्लियर दिख रहा है सब? ओके 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 ओके। ठीक है भाई। कुछ फैक्ट बातें याद रखें। 1 से लेकर के अगर कोई आपसे पूछे कि सर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो कैसे बताएंगे कितनी होती है? ये भी आपको याद रखना है। जैसे आपके सामने यहाँ पर तो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9 है। तो 1 से लेकर के 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 9।
अगर कोई पूछे 1 से लेकर के सर 50 तक कितने हैं, तब 1 से लेकर के 50 तक भी मैंने लिख रखा है, बताओ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं भाई, 15, कितने हैं, 15। कोई दिक्कत? यस सर, यस सर। ठीक है भाई, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 15। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15। अगर कोई पूछ ले सर तब बताइए 25 से 50 तक कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे सर, 15 में से 9 घटा दीजिए, 15 में से 9 घटा दीजिए, बताओ कितना आएगा, 6 आएगा। तो 25 से 50 तक कितने होते हैं, इतने। अगर कोई पूछे सर 1 से लेकर के 100 तक कितने, तो आपको बताना है सर ये होता है 25। तो अगर कोई पूछे सर 50 से लेकर के 100 तक, तो क्या जवाब देंगे, बताओ ना। 50 से 100 तक, तो भैया 1 से 100 तक 25, और 25 से 50 तक 6, सॉरी 1 से 100 तक 25 और 1 से 50 तक 15, तो 25 में से 15 घटा दीजिए, कितने होंगे, 10। कितने होंगे, 10। अगर कोई पूछे 1 से लेकर के कहां तक, 200 तक, तो क्या जवाब देंगे, जल्दी से बता दें। 1 से 50 तक कितने होंगे, 1 से 200 तक, सॉरी 1 से 200 तक कितने होंगे, कितने होंगे, 47। कितने होंगे, 47। 47। अगर कोई पूछे 1 से लेकर 1000 तक कितने होंगे, 1 से लेकर के 1000 तक, तो इसमें होते हैं ओवरऑल 97। ओहो, 1 से लेकर के 1000 तक कितने होते हैं, 168। अगर कोई पूछे 1 से लेकर के 500 तक कितने होते हैं, तो ये होते हैं शायद 97, अगर हम सही हैं तो। 1 से लेकर के 500 तक कितने होते हैं, तो शायद 197, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है, उम्मीद है शायद ये सही ही होगा, गलत होने के चांस, अच्छा गलत है भाई, यहाँ कितने हैं, 95 है। सही है। तो 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 47, 1 से 1000 तक 168, 1 से 500 तक 95। ये कुछ हमने प्राइम नंबर के बारे में आपको फैक्ट बातें बताई हैं, जिनको आपको एज इट इज याद रखना जरूरी है। ठीक है, याद रखेंगे तो भी ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो कुछ प्रश्न आपका एग्जाम में छूट जाएगा, इसलिए याद रखें, ज्यादा बेटर है। ठीक, अब हम आपको लगभग कुछ नंबर्स, प्राइम नंबर्स तक मैं बता दिया हूं, कुछ नंबर्स और हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना है। सही है, तो प्राइम नंबर उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा कैसे कोई नंबर पता करें कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो मैंने क्या बोला, परिभाषा होता है जो एग्जैक्टली जिसके कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, वो प्राइम नंबर है। अब कुछ चीजें और हैं जिसको समझिएगा, प्राइम नंबर के अलावा यानी अभाज्य संख्याओं के अलावा कुछ संख्याएं और हैं, जैसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। क्या है सह अभाज्य संख्या भाई, तो ध्यान से समझिए। ऐसी दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका जिनका कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, जिनका कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो कॉमन गुणनखंड हो, वो क्या हो, तो वो केवल एक हो, वो क्या हो, एक हो। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, एक हो, वही क्या कहलाएगा, सह अभाज्य।
कई बार आपके दिमाग में आता है सर सहअभाज्य मतलब दोनों अभाज्य होने चाहिए, बिल्कुल नहीं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। परिभाषा केवल इतना है, जिनका कॉमन फैक्टर एक हो, अर्थात जिनका एचसीएफ एक हो, जिनका एचसीएफ एक हो। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे 12 है और फिर 17 है, क्या ये सहअभाज्य है? तो बताओ क्या ऐसे कोई नंबर है जो 12 को भी काट सके और 17 को भी? नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये सहअभाज्य है। अगर मैं आपसे पूछूं सर 12, देखो 12 तो भाज्य संख्या है, अगर मैं आपसे पूछ लूं यहीं पर 14, हाँ, 12 ले लिया और क्या ले लेते हैं भाई, 25 ले लेते हैं। क्या 12 और 25 सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं? तो ध्यान समझिए, वैसे तो ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन हो और दोनों को काट सकता हो? आप बोलेंगे सर नहीं, इनका एचसीएफ एक है, तो यानी कि ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सर बताइए 91 और 52, क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो नहीं, क्योंकि देखो इसका भी गुणनखंड एक तो 13 होता है, इसका भी 13 होता है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो सहअभाज्य के लिए जरूरी नहीं कि दोनों अभाज्य हो, जरूरी यह है कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो, दोनों का एचसीएफ 1 हो। एक और आता है, चलिए उसको भी बता देते हैं। सहअभाज्य के बाद आता है युग्म अभाज्य। युग्म अभाज्य, युग्म अभाज्य इसको क्या बोलते हैं भाई? ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, नंबर ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई ट्विन प्राइम नंबर? तो ध्यान से समझिएगा। ट्विन प्राइम नंबर के मतलब दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, जिनके, जिनका अंतर, जिनका अंतर कितने का हो? दो, जिनका अंतर दो हो वही युग्म अभाज्य कहलाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों अभाज्य होंगे और अंतर इनका कितना होगा? दो होगा। अभाज्य मतलब जैसे देखिए 13 अभाज्य है जी बिल्कुल, तो क्या 11 अभाज्य नहीं है? ये भी है, तो दोनों अभाज्य है और इनका अंतर दो का है, मतलब ये ट्विन प्राइम है, युग्म अभाज्य है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर बताइए 17 और 19 है कि नहीं? देखो ये भी है, क्यों? क्योंकि दोनों अभाज्य है, दोनों का अंतर दो है। अगर मैं कह दूं सर चलिए तब बताइए 13 और 17 ये है कि नहीं? तो देखो अभाज्य जरूर है लेकिन अंतर दो का नहीं है। जब अंतर दो का नहीं है तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, युग्म अभाज्य नहीं है। अगर मैं पूछूं आपसे 15 और 17, देखिए यहां पर गैप भले दो का है लेकिन ये अभाज्य नहीं है। यहां पर मैंने बोला दोनों अभाज्य होने चाहिए और अंतर दो होना चाहिए, इसलिए ये भी ट्विन प्राइम नहीं है। इसका राइट आंसर केवल ये दोनों होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट है क्लासिफिकेशन में जिसका नाम है पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्या इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। पूर्णकालिक संख्या क्या होती है भाई? पूर्णकालिक संख्या एक बार जल्दी से क्लियर कर देते हैं। देखिए ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, याद रखें इसमें उस संख्या को छोड़कर, उस संख्या को छोड़कर, ये बात आपको ध्यान देना। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के बराबर हो, बराबर हो, क्या कहलाता है? पूर्णकालिक संख्या कहलाता है। ये एकदम एग्जैक्ट मेरा परिभाषा है, इस परिभाषा को आप ध्यान से समझिएगा। ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होता है। याद रखें इस गुणनखंड में वो खुद की संख्या नहीं आएगी। एक बार जल्दी क्लियर करें कि ये कंप्लीट है भाई। एक बार जल्दी क्लियर कर दें कि क्या ये क्लियर है।
जल्दी से एक बार क्लियर करें, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए तो ध्यान से समझिए। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपसे सामने एक नंबर लिखूं 6 और मैं आपसे पूछूं इसके गुणनखंड बताइए, तो आप बोलेंगे सर इसका गुणनखंड एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3 और एक खुद ये संख्या है। अगर मैं इस संख्या को छोड़ दूं, मतलब इसके गुणनखंड में इसकी संख्या को छोड़ दूं, बाकी सबको जोड़िए, 3 2 5 1 6, वो संख्या के बराबर आ रही है, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं सर 8 बताइए, है 8, तो देखो इसका गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। मैं यदि इस नंबर को छोड़ दूं, क्या इनके गुणनखंडों का योग 8 के बराबर है? आप बोलेंगे नहीं। जब नहीं है तो ये नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है, सही ना। अगला देखिए 28। 28 का गुणनखंड क्या क्या होता है बताइए? 1 2 4, 4 के बाद बताइए 4, 5 नहीं होगा, 6, 6 भी नहीं होगा, 7, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 13 14 होगा, 14 के बाद सीधे क्या होगा? 28। हमें 28 को छोड़ देना है, बाकी इसको जोड़िए, 14 7 21, 21 4 25, 2 27, 1 28, इसके लिए ये भी परफेक्ट नंबर है। तो मैं आपको शुरुआत पे कुछ परफेक्ट नंबर कह देता हूँ, इसको याद कर लीजिए। जैसे 6 है, 28 है, 6 है, 28 है, और कितना है भाई? 628 के बाद आपका अगला नंबर है 496, फिर अगला नंबर है 8128, 8128। इसमें याद रखें अनंत संख्याओं की संख्या इसमें नहीं होती। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं सअभाज्य संख्याएं कितने होते हैं, तो ये अनंत होते हैं। युग्म अभाज्य कितने होते हैं? अनंत होते हैं। अभाज्य संख्याएं कितने होते हैं? अनंत होते हैं। लेकिन पर पूर्णकालिक संख्याओं अभी लिमिटेशन में, लिमिटेड खोजी गई है, अभी बहुत सारी नंबर्स नहीं है। तो हम स्टार्टिंग के 4 नंबर आपको बता दिए हैं, तो 6 28 496 81 28 इत्यादि। अब ध्यान दीजिएगा, इसके आगे का क्लास चलेगा कल। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक है। तो आज हमने नंबर का क्लासिफिकेशन समाप्त कर दिया है, तो इसीलिए कल हम केवल क्वेश्चन को करेंगे। तो बस अगर किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बता दीजिए जल्दी से। तो मैंने पूरा नंबर क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और एक बहुत खास इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, हम लोग एक बैच चला रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ऑफलाइन बैच, जो हमारे क्लास पर प्रॉपरली यहाँ पर होगा। तो जितने लोग भी उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने का कोर्स होगा, 60 दिन में आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है सुबह 11 बजे से, ठीक। धन्यवाद।